नमस्कार। सुबह 8 बजे के समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं बरखा बली। समाचारों में सबसे पहले हेडलाइंस। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण सोमवार से शुरू होगा और 4 अप्रैल तक चलेगा। इस दौरान सदन की 20 बैठकें होंगी और वर्ष 2024-25 के लिए अनुदान की मांगों को विनियोग विधेयक पर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गौतम बुद्ध नगर जिले का दौरा किया। सीएम योगी ने सिफी कंपनी के डेटा सेंटर का किया शुभारंभ। संभल की चंदौसी में नगर पालिका की 35 बीघा भूमि में से 6 बीघा पर अवैध कब्जे का मामला सामने आया है, जहां मस्जिद और 35 मकान बनाए गए हैं। यूपी एटीएस ने हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी उल्फत हुसैन को कश्मीर से गिरफ्तार किया है। एटीएस और यूपी पुलिस को उल्फत की 18 साल से तलाश थी। पुलिस ने उस पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा था। और चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच दुबई में होगी खिताबी भिड़ंत। टीम इंडिया की नजर तीसरी बार खिताब अपने नाम करने पर। और अब खबरें विस्तार से। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण सोमवार से शुरू होगा और 4 अप्रैल तक चलेगा। इस दौरान सदन की 20 बैठकें होंगी और वर्ष 2024-25 के लिए अनुदान की मांगों और विनियोग विधेयक पर चर्चा होगी और मतदान होगा। इसके अलावा बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक, तटीय नौवहन विधेयक 2024, त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक, आवर्जन और विदेशी विधेयक 2025 तथा रेलवे संशोधन विधेयक सहित कई विधायी कार्यों पर चर्चा होगी और इन्हें पारित किया जाएगा। बजट सत्र का पहला सत्र 31 जनवरी से 13 फरवरी तक हुआ था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के दोनों सदनों को संबोधित किया था और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट पेश किया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को गौतम बुद्ध नगर जिले का दौरा किया। इस अवसर पर सीएम योगी ने सिफी कंपनी के डेटा सेंटर और नोएडा में माइक्रोसॉफ्ट के कार्यालय का उद्घाटन किया। माइक्रोसॉफ्ट कैंपस के उद्घाटन कार्यक्रम में सीएम योगी ने प्रदेश के औद्योगिक और तकनीकी प्रगति पर जोर दिया और कहा कि आज के आधुनिक युग की आवश्यकता युवाओं की जरूरतों और वैश्विक परिदृश्य के अनुसार अनुसंधान और विकास के माध्यम से नीतियां तैयार की हैं। देखिए रिपोर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को गौतम बुद्ध नगर जिले का दौरा किया। इस अवसर पर सीएम योगी ने सिफी कंपनी के डेटा सेंटर और नोएडा में माइक्रोसॉफ्ट के कार्यालय का उद्घाटन किया। माइक्रोसॉफ्ट कैंपस के उद्घाटन कार्यक्रम में सीएम योगी ने प्रदेश की औद्योगिक और तकनीकी प्रगति पर जोर दिया और कहा कि आज के आधुनिक युग की आवश्यकता युवाओं की जरूरतों और वैश्विक परिदृश्य के अनुसार अनुसंधान और विकास के माध्यम से नीतियां तैयार की हैं। आज हम लोगों ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में एक अच्छी छलांग लगाई है। देश के टॉप अचीवर स्टेट के रूप में उत्तर प्रदेश आज तेजी के साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 500 से अधिक कैंडिडेट्स सिंगल विंडो के माध्यम से एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से उपलब्ध करवा रहा है। एमओयू मॉनिटरिंग के लिए भी हम लोगों ने निवेश सारथी पोर्टल के माध्यम से उसे आगे बढ़ाया है। विगत 8-10 वर्षों के अंदर किए गए प्रयासों का परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश में मोबाइल फोन के मैन्युफैक्चरिंग में 65% हिस्सेदारी उत्तर प्रदेश की है और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के उत्पादन में उत्तर प्रदेश 55% भागीदारी के साथ देश के अंदर नंबर 1 पर है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि राज्य सरकार निवेशकों और उद्योगों को सुगम वातावरण देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने प्रदेश को इलेक्ट्रॉनिक हब के रूप में स्थापित करने के लिए निरंतर प्रयास करने का संकल्प दोहराया। उन्होंने कहा कि कामगारों के लिए बेहतर माहौल तैयार करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समारोह के अवसर पर मुरादाबाद, बरेली, फतेहपुर और उन्नाव में महिला सम्मान समारोह का एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह, राज्य मंत्री अजीत पाल सिंह और ए.के. शर्मा, ऊर्जा मंत्री मौजूद रहे।
माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में पूरे उत्तर प्रदेश की, पूरे देश की महिलाओं को जो सम्मान मिला है, पहले संभव नहीं था। सबसे बड़ा सम्मान संसद के अंदर उनको आरक्षण देकर के उनका हक देने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। मैं उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों की तरफ से आदरणीय मोदी जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं, अभिनंदन करता हूं। यही प्रधानमंत्री जी को आप देख रहे हैं, पहले जो भी राष्ट्राध्यक्ष होते इस प्रकार का व्यवहार महिलाओं के साथ नहीं करते थे। माननीय प्रधानमंत्री जी सभी बहनों को अपने परिवार का सदस्य मान करके उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं और सेना से लेकर के सभी विभागों में महिलाओं को उचित भागीदारी मिली। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा महानगर बरेली और जनपद बरेली की महिलाओं का सम्मान करने का काम किया गया। इसमें वो महिलाएं थीं जो उद्योग जगत में, शिक्षा जगत में और सामाजिक परिवेश में महत्वपूर्ण ढंग से काम करती थी और भारतीय जनता पार्टी में निष्ठा रखने वाली महिलाओं को आज सम्मानित किया गया, क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी राजनीति में महिलाओं का आरक्षण 35% करके ये निश्चित कर दिया कि अब राजनीति जो आधी आबादी है उसको सम्मान देने का भी काम किया जाएगा। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी निरंतर महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, यशस्वी बनाने के लिए काम कर रहे हैं। हमारी सरकार निरंतर उनके लिए काम कर रही है, नई नई अलग अलग योजनाएं लाकर उनको आगे प्रोत्साहन करने का काम किया जा रहा है। नारी समुदाय की, महिलाओं की सेवा की गई है, चाहे वो बहुत राशन देने का काम हो, चाहे उज्ज्वला में गैस देने का काम हो, चाहे नारी शक्ति वंदन अधिनियम ला करके संसद में उनको 1/3 आरक्षण देने का काम हो, तमाम ऐसे काम माननीय, चाहे उनको प्रधानमंत्री आवास देने का काम हो, उज्ज्वला गैस देने का काम हो, शौचालय देने का काम हो, इस प्रकार विशेष रूप से नारी के उत्थान, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का कार्यक्रम हो, ऐसे तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के कार्य हैं, जिससे नारी समुदाय का बहुत कल्याण हुआ है, बहुत सेवा हुई है। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं विराम। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाह, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। समाचारों में आगे बढ़ते हैं। संभल से बीते साल जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान भड़की हिंसा के बाद संभल प्रशासन आगामी त्योहारों को लेकर अलर्ट पर है। जिले में 3 लेयर सिक्योरिटी प्लान तैयार किया गया है। देखिए रिपोर्ट। जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के साथ हम चलेंगे। चाहे किसी भी समुदाय के व्यक्ति हो, यदि किसी ने भी किसी भी प्रकार की अशांति फैलाने का प्रयास किया तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। और जो सौहार्द फैलाने वाले लोग हैं, सौहार्द का संदेश देने वाले लोग हैं, वो आगे रहेंगे सबसे, ताकि एक शांति का, सुरक्षा का, समन्वय और सौहार्द का संदेश संभल की ओर से चहुं ओर जाए। बीते साल जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान भड़की हिंसा के बाद संभल प्रशासन आगामी त्योहारों को लेकर अलर्ट मोड पर है। अब की बार होली का त्योहार और जुम्मा भी एक ही दिन पड़ रहा है, लिहाजा संभल प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर खासा इंतजाम किए गए हैं और जिले में 3 व्हीलर सिक्योरिटी प्लान तैयार किया गया है। त्योहारों को देखते हुए संभल में कुल 29 सेक्टर बनाए गए हैं और सभी जगह सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए गए। 6 जोन में पूरे इलाके को बांटा गया है और 3 लेयर सिक्योरिटी सिस्टम लगाया गया है। होली पर जो भी जुलूस निकलेंगे उन्हें बॉक्स फॉर्मेट के अंदर निकाला जाएगा, यानी आगे, पीछे, दाएं और बाएं सब ओर सुरक्षा के लिए पुलिस मौजूद रहेगी। ड्रोन और CCTV के जरिए निगरानी की जाएगी। पूरे शहर में वॉइस रिकॉर्डिंग का जाल बिछाया जा रहा है। पूरे महीने में बहुत सारे त्योहार हैं, इसी के अंतर्गत सभी जगह सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। कुल 29 सेक्टर बनाए गए हैं, 6 जोन बनाए गए हैं और जो 3 लेयर सिक्योरिटी सिस्टम है वो भी लगाया गया है, ताकि किसी भी प्रकार का कोई भी न्यूसेंस या कोई समस्या उत्पन्न न हो, अशांति उत्पन्न न हो। और जितने भी जुलूस निकलेंगे होली के अवसर पर, उन सभी को बॉक्स फॉर्मेट के अंदर
हमने भेजने का फैसला किया है, जिसमें आगे पीछे दाएं और बाएं सब और पुलिस रहेगी, ताकि किसी भी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न न हो। इससे पहले त्योहारों के मद्देनजर संभल के सीईओ अनुज चौधरी का भी बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने असामाजिक तत्वों को दो टूक संदेश देते हुए कानून व्यवस्था का पालन करने पर जोर दिया था। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार अपने 2 दिवसीय दौरे पर आगरा पहुंचे। उन्होंने कैलाश मंदिर में पूजा अर्चना की और सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में छात्रों से संवाद किया। उग्रवन सभागार में आयोजित सम्मान समारोह में उनका भव्य स्वागत हुआ। मीडिया से बातचीत में उन्होंने आगरा को अपनी जन्मभूमि और कर्मभूमि बताया। उन्होंने कहा कि मतदान राष्ट्र सेवा की प्रथम सीढ़ी है और हर 18 साल से अधिक के नागरिक को मतदान करना चाहिए। चुनाव आयोग हमेशा मतदाताओं के साथ खड़ा रहेगा। आगरा मेरी जन्मभूमि रही है, मेरी कर्मभूमि रही है और मैं इस बात का बहुत गर्व अनुभव करता हूं कि आगरा के लोगों से, आगरा के शिक्षकों से और आगरा के हमारे स्वजनों के आशीर्वाद और प्यार के फलस्वरूप आज हम देश सेवा के लिए बड़े काम करने के लिए कदम उठा रहे हैं। जैसा आप सबको पता है, मतदान राष्ट्र सेवा के लिए प्रथम सीढ़ी है। भारत का हर नागरिक जो 18 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, उसे निर्वाचक अवश्य बनना चाहिए और मतदान अवश्य करना चाहिए। अखिलेश यादव द्वारा कुंभ के खर्च पर उठाए गए सवालों पर आचार्य महामंडलेश्वर निरंजनी अखाड़ा स्वामी कैलाश नंद गिरी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कुंभ पर सवाल उठाना हिंदू और सनातन संस्कृति पर हमला है। उन्होंने 2021 हरिद्वार कुंभ को लेकर अखिलेश के बयान की निंदा करते हुए कहा कि कुंभ में स्नान से लोग पवित्र होते हैं, ना कि वायरस फैलता है। महामंडलेश्वर की उपाधि के लिए पैसे के लेन देन के आरोपों को भी उन्होंने गलत बताया। संभल में बन रहे कल्की धाम मंदिर पर उन्होंने सभी हिंदुओं से सहयोग की अपील की। कुंभ के ऊपर किसी प्रकार की कोई टिप्पणी संसार में सनातन परंपरा पर टिप्पणी है। कुंभ पर किसी प्रकार का कोई वाणी के रूप में, वाणी के द्वारा कुठाराघात सनातन पर कुठाराघात है। आज पूरा देश ही नहीं, पूरी दुनिया इस बात को मानने को तैयार है कि महाकुंभ अभूतपूर्व हुआ, अवर्णनीय हुआ, अकल्पनीय हुआ, कल्पना से परे हुआ और इसकी कोई सीमा नहीं है। वह शब्दों से वर्णन कर पाना संभव नहीं है। और अगर केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं होते, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ नहीं होते, तो निसंदेह यह कुंभ इस प्रकार से संभव हो पाना मुश्किल था। समाचारों का रुख करने से पहले लेते हैं विराम। वाह यार, क्या सही हुआ। मेरा भी मन करता है कुछ करने का। मन करता है तो करो। घर की चीजों से टाइम ही नहीं मिलता और हूँ सिर्फ 10वीं पास। आप LIC की बीमा सखी योजना के साथ जुड़ सकती हो। मैं LIC एजेंट बन सकती हूँ। पूरी ट्रेनिंग भी मिलेगी, मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा। स्टाइपेंड भी? ऊपर से कमीशन अलग। LIC बीमा सखी योजना से जुड़ने के लिए अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। LIC बीमा सखी योजना, अपनी शुरुआत अपने हिसाब से। समाचारों में आगे बढ़ते हैं। मुंबई के मेरोल इलाके में गैस पाइपलाइन में लीकेज के कारण आग लगने से एक कार, रिक्शा और बाइक जलकर राख हो गई। इस घटना में 3 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को तुरंत नजदीकी ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया। मामले में जानकारी देते हुए डीएफओ ने बताया कि हमें रात करीब 12:30 बजे आग लगने की सूचना मिली थी। यह घटना उस स्थान पर हुई जहां BMC का काम चल रहा था। यहाँ पे JCB द्वारा रोड का खोदकाम का काम चालू था। उस दरम्यान जो पाइपलाइन PNG गैस की पाइपलाइन जा रही थी जमीन के नीचे से, उसमें कुछ रप्चर होने के कारण उसमें आग लगी थी और उसमें एक कार, एक रिक्शा और एक बाइक, इनको बहुत जास्ती नुकसान हो गया है और एक अंदर 3 आदमी जख्मी है। ऐसे यहाँ पे हमको फर्स्ट इन्फॉर्मेशन मिली है, उसका हम तपास कर रहे हैं।
मथुरा में उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण मथुरा में 2 दलित बहनों की शादी में शामिल हुए। मंत्री असीम अरुण ने राजनीतिज्ञ विरोधियों को जवाब दिया। राज्य मंत्री ने कहा कि मथुरा के रिफाइनरी थाना क्षेत्र की घटना ने पूरे प्रदेश का ध्यान खींचा था। इस पर सख्त रुख अपनाते हुए प्रदेश सरकार ने त्वरित कार्यवाही के निर्देश दिए। कहा, कानून का राज सर्वोपरि है और अपराधियों को उनकी सही जगह जेल में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में कानून व्यवस्था का सख्ती से पालन किया जा रहा है। अपने मथुरा में करनावल में एक बहुत गंभीर घटना आज से लगभग 10 दिन पहले हुई थी, जिसने पूरे प्रदेश का ध्यान आकर्षित किया। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, योगी जी ने मुझको, माननीय विधायक जी मेघश्याम जी राय साहब, आदरणीय पूर्ण प्रकाश जी, माननीय महानगर अध्यक्ष घनश्याम जी राय साहब, हम सबको निर्देशित किया कि स्वयं जाकर के व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई भी देखें और किस तरीके से आगे बढ़ना ये भी देखें। जो अपराधी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की गई, गिरफ्तार हुए, सभी गिरफ्तार हुए। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यानी कि सीपेट ने 8 मार्च 2025 को लखनऊ में एपीएम 2025 सम्मेलन का उद्घाटन किया। ये 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन पेट्रोकेमिकल क्षेत्र की प्रगति, जैव आधारित पॉलीमर, परिपत्र, अर्थव्यवस्था और सतत विकास पर केंद्रित है। इस कार्यक्रम में 300 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जहां औद्योगिक क्षेत्र के विशेषज्ञों ने भविष्य की संभावनाओं पर चर्चा की। आज यहाँ पे 16th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एडवांस्ड पॉलीमर्स और मटेरियल्स में जो हो रहा है, जिसका पूरा फोकस है कि विकसित भारत बनाने के लिए सस्टेनेबल तरीके से हम लोग कैसे आगे बढ़ें। तो इस पूरे प्रोग्राम में पॉलीमर्स, मटेरियल्स, हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोजन और अलग अलग एस्पेक्ट्स जो प्लास्टिक के यूसेज के हैं और उसको सस्टेनेबल तरीके से हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, उसके ऊपर में चर्चा हो रही है। इसमें कई सारे इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स भी आए हुए हैं, कई लीडिंग इंडियन यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स भी हैं, इंडस्ट्री भी हैं। तो पूरा फोकस इंडस्ट्री, एकेडमिया पार्टनरशिप मिला के पेट्रोकेमिकल और मटेरियल्स, पॉलीमर सेक्टर को कैसे आगे बढ़ाना है, उसके ऊपर में यहाँ पे पूरी बात हो रही है। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं विराम। बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया। बन गया बजट? हाँ, 5000 बच गए। तो नई साड़ी ले ले ना, पिछले महीने तो ली थी। एक और नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो। बढ़ी गई। जाओ भाई। आरबीआई कहता है, वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। समाचारों में आगे बढ़ते हैं। राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र अयोध्या पहुंचे। उन्होंने बताया कि इस रामनवमी पर भी ठीक 12 बजे रामलला के मस्तक पर सूर्य किरणों का अभिषेक होगा। उन्होंने कहा कि महाकुंभ के बाद होली और रामनवमी के चलते मजदूरों की छुट्टियों से निर्माण कार्य प्रभावित हो रहा है। राम मंदिर का शिखर तेजी से बन रहा है। 18 में से 11 कड़ियां पूरी हो चुकी है। आज जयपुर से गोस्वामी तुलसीदास की मूर्ति अयोध्या पहुंचेगी और कल स्थापना होगी। 15 अप्रैल तक मंदिर का निर्माण पूरा होने और 30 अप्रैल तक सभी मूर्तियों की स्थापना की उम्मीद है। कि भगवान के माथे पर रामनवमी के दिन सूर्य किरणें पहुंचेंगी, उसके लिए कार्य शुरू हो गया है और हम पूरी तरीके से, हमें आशा है कि इस वर्ष भी शिखर पर सूर्य की किरणें पहुंचेंगी। तब आने वाली होली पर फिर प्रगति पर असर पड़ेगा। आज हम आशा करते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी की मूर्ति आज हमारे परिसर में आ जाएगी और उसकी कल तक स्थापना की उम्मीद है।
संभल की चंदौसी में नगर पालिका की 35 बीघा भूमि में से 6 बीघा पर अवैध कब्जे का मामला सामने आया है, जहां मस्जिद और 35 मकान बनाए गए हैं। शिकायत पर तहसीलदार धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने राजस्व टीम के साथ भूमि की पैमाइश की, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। तहसीलदार ने बताया कि गाटा संख्या 341 नगर पालिका परिषद की जमीन है, जिस पर अवैध कब्जा किया गया है। अब इसे नगर पालिका को रेफर किया जाएगा। अगर कोई आवंटन नहीं हुआ तो बेदखली की कार्रवाई होगी। चंदौसी में गाटा संख्या 341 है। उस गाटे के 397 एयर पर नगर पालिका ने हमको बताया कि उस पर कब्जा कर लिया गया है। इसके क्रम में हमने इसकी जांच कराई तो ये पाया गया कि करीब 35 मकान बने हुए हैं और इस पर एक मस्जिद बनी हुई है। इसमें हमने नगर पालिका से अनुरोध किया है कि यदि ये कब्जे आपकी जमीन पर कब्जे हैं तो इसके विरुद्ध नियमानुसार हमारे यहाँ धारा 67 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के अंतर्गत कार्रवाई करें, और इस आशय का पत्र अधिशासी अधिकारी को हमने भेज भी दिया है। मुजफ्फरनगर की जौला परसौली नहर वाटिका में 21 साल बाद पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा का भव्य अनावरण हुआ। कार्यक्रम में आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी और कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह मौजूद रहे। जनसभा में जयंत चौधरी ने गन्ने के बढ़ते दामों पर सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने संभावना जताई कि शिलापट पर भारत रत्न लिखे जाने के कारण अनावरण में देरी हुई होगी। बहुत अच्छा दिन है। आज की तारीख किसानों के लिए महत्वपूर्ण है। चौधरी चरण सिंह जी को प्यार करने वाले लोगों के बीच एक निर्माण हुआ और सबका आशीर्वाद इस काम में मिल पाया है। मैं बधाई देता हूं। सही बात है कि 20-21 साल बाद इसका अनावरण हुआ, लेकिन जैसा मैंने अभी कहा कि हो सकता है कि पत्थर पे भारत रत्न लिखा जाना था, इसलिए आज की तारीख चुनी गई। हापुड़ जनपद में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत में मुख्य अतिथि के रूप में न्यायमूर्ति डॉक्टर योगेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने फीता काटकर उद्घाटन किया। राष्ट्रीय लोक अदालत में कई मामलों का निस्तारण कराया गया। वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल आजाद ने बताया कि न्यायपालिका का ये एक अच्छा कदम है। लोक अदालत के माध्यम से गरीब और ऐसे लोगों को सहायता मिलती है जो परेशान हो जाते हैं। गरीब जनता को लोक अदालत के माध्यम से सहायता पहुंचाई जा रही है। एक अच्छा कदम भारतीय न्याय प्रणाली में लोक अदालत के माध्यम से उठाया गया। इसके लिए कहा जाता है कि न्याय चला लोगों के द्वार, और जो गरीब असहाय लोग हैं, जो यहाँ कोर्ट कचहरी के चक्कर काट काट कर परेशान हो जाते हैं, ऐसे लोगों को सुलभ और सस्ता न्याय दिलाने के लिए लोक अदालत की जो है व्यवस्था बनाई गई है। आपके चैनल के माध्यम से न्याय व्यवस्था का और सरकार का आभार प्रकट करता हूं कि इस तरह के आयोजन होते रहने चाहिए, जिनसे गरीबों को, आम जनता को परेशानियों से मुक्ति दिलाई जा सके। यूपी एटीएस ने हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी उल्फत हुसैन को कश्मीर से गिरफ्तार किया है। एटीएस और यूपी पुलिस को उल्फत की 18 साल से तलाश थी। पुलिस ने उस पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा था। उल्फत हुसैन आतंकवादी गतिविधियों में शामिल है। इसके बाद से एटीएस यूनिट उसे ट्रेस कर रही थी। उसकी लोकेशन जम्मू कश्मीर के पुंछ में मिली। वहां एटीएस की टीम पहुंची और उसे गिरफ्तार कर लिया। देखिए रिपोर्ट। यूपी एटीएस ने हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी उल्फत हुसैन को कश्मीर से गिरफ्तार किया है। एटीएस और यूपी पुलिस को उल्फत की 18 साल से तलाश थी। पुलिस ने उस पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा था। उल्फत हुसैन आतंकवादी गतिविधियों में शामिल है। इसके बाद से एटीएस यूनिट उसे ट्रेस कर रही थी। उसकी लोकेशन जम्मू कश्मीर के पूंछ में मिली। वहाँ एटीएस की टीम पहुंची और उसे गिरफ्तार कर लिया। और अब क्या था पूरा मामला, उसको भी समझ लेते हैं। उल्फत हुसैन उर्फ मोहम्मद सैफुल इस्लाम को 2001 में मुरादाबाद के थाना कटघर क्षेत्र से किया गया था गिरफ्तार। उसके पास से एक AK-47, एक AK-56, 2 पिस्टल 30 बोर, 560 कारतूस सहित विस्फोटक सामग्री व अन्य सामान बरामद हुआ था। इस मामले में उसे मुरादाबाद कोर्ट से जमानत मिल गई थी, जिसके बाद वो फरार हो गया था। इसके बाद उसके खिलाफ स्थायी वारंट भी जारी किया गया था, जिसके बाद मुरादाबाद पुलिस ने उस पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा था। यूपी पुलिस पिछले 18 सालों से उसकी तलाश में जुटी हुई थी। देखिए, एटीएस सहारनपुर यूनिट और थाना कटघर जनपद मुरादाबाद की पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में एक टेररिस्ट, इसका नाम उल्फत हुसैन है, इसको
थाना सुरनकोट, डिस्ट्रिक्ट पूंछ, JNK से कल गिरफ्तार किया गया है। इसके खिलाफ कोर्ट से परमानेंट वारंट जारी हुआ था। इनफैक्ट वर्ष 2002 में इसको 4 अन्य लोगों के साथ यानी कुल 5 लोग थाना कटघर क्षेत्र से अरेस्ट किए गए थे और इनके पास से काफ़ी मात्रा में टाइमर्स, डेटोनेटर्स, हैंड ग्रेनेड्स, एक्सप्लोसिव बरामद हुआ था और उसके साथ एक AK-47, एक AK-56 और 2 पिस्टल की भी बरामदगी हुई थी। पुलिस ने आरोपी से पूछताछ भी की है और उससे जुड़े अन्य लोगों का भी पता लगाने की कोशिश कर रही है। वहीं आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के फरार सक्रिय सदस्य उल्फत हुसैन को पुलिस ने मुरादाबाद कोर्ट में पेश किया है। कोर्ट में पेश करने से पहले कड़ी सुरक्षा के बीच आतंकी का मेडिकल कराया गया। अब खबर खेल के मैदान से। 9 मार्च वो दिन जिसका पूरे देश को इंतजार रहा है। 140 करोड़ भारतीयों के दिलों की धड़कन बस एक ही बात कह रही है कि इंडिया जीतेगा। चैंपियंस ट्रॉफी के मुकाबले में भारतीय फैंस टीम इंडिया की जीत के लिए पूजा अर्चना भी कर रहे हैं। दरअसल 9 मार्च को चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल मैच में भारत की भिड़ंत न्यूजीलैंड के साथ होगी। ये मैच दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। टीम इंडिया तीसरी बार इस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची है। भारत ने 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी, वहीं 2017 में पाकिस्तान से हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में हर भारतीय का यही सपना है कि इस बार चैंपियंस ट्रॉफी भारत में आए। देखिए चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले पर यह रिपोर्ट। नौ मार्च वो दिन है जिसका पूरा देश इंतजार कर रहा है। 140 करोड़ भारतीयों के दिलों की धड़कन बस एक ही बात कह रही है, इंडिया जीतेगा। चैंपियंस ट्रॉफी के मुकाबले में भारतीय फैंस टीम इंडिया की जीत के लिए पूजा अर्चना भी कर रहे हैं। दरअसल 9 मार्च को चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल मैच में भारत की भिड़ंत न्यूजीलैंड के साथ होगी। ये मैच दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। टीम इंडिया तीसरी बार इस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची है। भारत ने 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी, वहीं 2017 में पाकिस्तान से हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में हर भारतीय का यही सपना है कि इस बार चैंपियंस ट्रॉफी भारत में आए। इंडिया ही आएगी और प्लेयर बहुत अच्छा कर रहे हो। I think Rohit led the team really well. Look at Virat Kohli. I think Shubman Gill gonna do really well tomorrow. Varun Chakravarti, Kuldeep Yadav, Akshar, Jadeja, Mohammad Shami is doing really well. Toss will be very vital. तो 100 ओवर का खेला बहुत गजबे होगा कल मैच और हम सब भारतीय चाहते हैं कि कप जीत के टीम इंडिया भारत में आए और उनका धूमधाम से स्वागत हो। बहुत बहुत विशेष हम सबके तरफ से पूरी टीम इंडिया को। आपको बता दें कि ये चैंपियंस ट्रॉफी इसलिए भी खास है क्योंकि इस बार चैंपियंस ट्रॉफी को पाकिस्तान होस्ट कर रहा है। हालांकि पाकिस्तान अपने ग्रुप मैच में हार का सामना कर प्रतियोगिता से बाहर हो गई थी। अब देखना ये होगा कि आखिर किसको जीत मिलेगी और किसको हार का सामना करना पड़ेगा। समाचारों में अगली खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत से। इजरायल और हमास के बीच संघर्ष विराम समझौते का पहला चरण कुछ दिनों पहले ही खत्म हुआ है, लेकिन दूसरे चरण का समझौता अब तक शुरू नहीं हो पाया है। गाजा से बंधकों की रिहाई को लेकर इजरायल की नागरिकों ने कहा कि अगर संघर्ष विराम समझौते का दूसरा चरण शुरू नहीं हुआ तो संघर्ष फिर से शुरू हो जाएगा। वहीं इजरायल ने हमास पर उन बंधकों को मारने का आरोप लगाया है जिनके बारे में हमास ने कहा था कि गाजा पर इजरायली सैन्य हमले में मारे गए हैं। अमेरिका से यूक्रेन को सैन्य सहायता और खुफिया जानकारी बंद होने से यूक्रेन के नागरिकों में काफी नाराजगी है। यूक्रेन की राजधानी कीव में अमेरिकी दूतावास के बाहर दर्जनों प्रदर्शनकारियों ने अपना विरोध जताया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि रूस संघर्ष में आक्रामक है और हम चाहते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फिर से यूक्रेन को अमेरिकी सहायता मुहैया कराए। रूसी सैनिकों की गतिविधियों पर नजर रखने और लक्ष्यों का चयन करने के मद्देनजर यूक्रेन के लिए अमेरिकी खुफिया जानकारी काफी महत्वपूर्ण है। तो देखिए, अमेरिका से यूक्रेन को सैन्य सहायता और खुफिया जानकारी बंद होने से यूक्रेन काफी नाराज है। यूक्रेन की राजधानी कीव में
अमेरिकी दूतावास के बाहर दर्जनों प्रदर्शनकारियों का विरोध चलता जा रहा है। प्रदर्शनकारियों का यह कहना है कि रूस संघर्ष में आक्रामक है और वे चाहते हैं कि तो समाचारों में अभी के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।